वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक हाल ही में रिलीज़ हुई एक ज़बरदस्त तमिल मूवी को लेके आई हूँ जिसका नाम है महाराजा। इसमें विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप लीडिंग रोल में हैं। इस मूवी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये ऑसम और माइंड ब्लोइंग मूवी है। इसने दिल जीत लिया। इसके एंड में जो ट्विस्ट है वो ना सिर्फ हमारे रोंगटे खड़े कर देती है पर हमें रोने पर भी मजबूर कर देती है। इस मूवी में विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप ने बेहतरीन एक्टिंग की है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और मेरी गारंटी है कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महाराजा यानी कि विजय सेतुपति जो कि एक नाई की दुकान में काम करता है, वो अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी मांग रहा था। फिर छुट्टी मिलने पर महाराजा अपनी बच्ची के लिए खिलौना खरीदने एक खिलौने की दुकान में जाता है। और चूंकि उसका घर खिलौने की दुकान के ठीक अपोजिट साइड में होता है तो वो अपनी बीवी को दिखा कर खिलौने चूज़ कर रहा होता है कि तभी एक लॉरी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो लॉरी सीधा महाराजा के घर में घुस जाती है, जिससे कि उसकी बीवी की मौत हो जाती है, लेकिन इसकी बेटी बच जाती है। अब कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है महाराजा अब दूसरे घर में रहता है और उसने खुद की बार्बर शॉप खोली हुई है। उसकी बेटी जिसका नाम ज्योति है वो भी बड़ी हो गई है और वो अब 10th क्लास में पढ़ती है और महाराजा अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसके साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस घर में महाराजा और उसकी बेटी के अलावा एक और सदस्य है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस सदस्य का नाम है लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी और कोई नहीं बल्कि एक पुरानी सी डस्टबिन है, क्योंकि जब घर में लॉरी से उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था उस समय वो लक्ष्मी डस्टबिन उसकी बेटी के ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी की जान बच पाई थी। इसलिए महाराजा और उसकी बेटी उसे बहुत संभाल कर रखते थे और हर गुरुवार उसकी सफाई करके उस पर तिलक लगाते थे। अब हमें दिखाया जाता है कि ज्योति को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है और उसकी आसिफा नाम की एक पीटी टीचर भी होती है और वो ज्योति को बहुत लाइक करती है। दिनों बाद ज्योति दूसरे शहर जाने लगती है कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो बेचारा महाराजा अकेला होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है महाराजा के घर में सब कुछ बिखरा हुआ है और वो ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। अब सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में एक लोकल काउंसलर को दिखाया जाता है जिसने रिसेंटली एक मैकेनिक शॉप में अपनी गाड़ी को सर्विसिंग पर दिया था, लेकिन इसकी गाड़ी में इसका चश्मा नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से ये काउंसलर उस मैकेनिक शॉप पर आकर उसके मालिक को मारने पीटने लगता है और अपने चश्मे के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो चश्मा उसकी बीवी ने उसे गिफ्ट दिया था और वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी दरमियान में धना नाम का एक बंदा वहाँ पर आता है और धना ने ही इस काउंसलर की गाड़ी की डिलीवरी की थी। ये काउंसलर धना को भी बहुत मारने पीटने लगता है और पूछने लगता है कि उसकी गाड़ी तो सुबह ही रेडी हो गई थी, लेकिन उसने शाम को उसके घर पर डिलीवरी किया तो उसी ने उसका चश्मा चुराया होगा। और वो धना को धमकी देकर चला जाता है। उसी शाम को वो काउंसलर अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी बार में दारू पीते रहता है, तो धना उस बार में आकर उस काउंसलर के सामने ही उसका चश्मा तोड़ देता है। मतलब उसका चश्मा इसके पास ही होता है और ऊपर से वो उस काउंसलर को और उसके दोस्तों को बहुत मारने पीटने लगता है। ऊपर से वार्निंग देकर भी जाने लगता है कि अगली बार मुझे हाथ लगाया तो इन्हीं हाथों को तोड़ दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ महाराजा पुलिस स्टेशन पर आता है लक्ष्मी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए। पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि लक्ष्मी कौन है, और जब महाराजा ये बताता है कि लक्ष्मी उसके घर की डस्टबिन है तो पुलिस वाले एफआईआर लिखने से साफ मना करने लगते हैं और उसे पागल समझकर पुलिस स्टेशन से निकालने लगते हैं, जिससे कि स्टेशन में काफ़ी हंगामा होता है और वो बिना एफआईआर लिखवाए बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। अब वहाँ इंस्पेक्टर वरदा राजन आता है जो कि बहुत ही लालची किस्म का पुलिस वाला होता है। अपने पुलिस स्टेशन की हालत देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। फिर वह महाराज को बुलाकर पूछने लगता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। महाराज बताने लगता है कि वो ठीक 10 बजे अपनी सैलून को बंद करके
अपने घर पर आया तो उसके घर में पहले से 3 लोग छुपे हुए थे और उसे देखकर वो तीनों ने उस पर हमला किया, उसको मारा पीटा और उसकी लक्ष्मी को उठा के ले गए। तो वरदराजन भी यही सवाल पूछने लगता है कि लक्ष्मी कौन है, तुम्हारी वाइफ या बेटी? तो महाराजा उसकी फोटो दिखाता है और जब इंस्पेक्टर वरदा ये देखता है वो एक डस्टबिन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया है तो वो उससे बहुत डांटता है और बोलता है कि अगर उसने इस चोरी से रिलेटेड कोई यकीन करने वाली बात बताई तभी वो कंप्लेन रजिस्टर करेगा। जिसमें महाराजा बोलता है उसने ये फील किया था कि उन तीनों चोर में से एक चोर की पीठ पर कान मतलब ईयर था। अब वो इंस्पेक्टर उसे पागल समझकर मारने लगता है और सारे पुलिस वाले उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर महाराजा वापस आता है और वो कहता है कि अगर वो उसकी लक्ष्मी को ढूंढ देंगे तो वो उनको 5 लाख रुपए देगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर वरदराजन उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अब सारे पुलिस वाले उसकी लक्ष्मी यानी कि डस्टबिन को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उनको कोई सबूत नहीं मिलता है। उन्हें डाउट होता है कि महाराजा उनसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि 300-400 की डस्टबिन के लिए वो इतने पैसे क्यों दे रहा है। उन्हें शक होता है कि उस डस्टबिन के अंदर ज़रूर कुछ बहुत कीमती चीज़ है। फिर इंस्पेक्टर वरदराजन महाराजा से कहता है कि अगर वो उसे बता दे कि उस डस्टबिन में कौन सी कीमती सामान थी तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। पर महाराजा बोलता है कि वो डस्टबिन खाली थी और वो यह भी बोलता है कि वो उस डस्टबिन को ढूंढने के लिए 2 लाख और देगा इंस्पेक्टर को, मतलब कुल मिलाकर 7 लाख रुपए देगा। लेकिन उसके डस्टबिन उसे अपनी बेटी के कैंप से वापस लौटने से पहले ही चाहिए। फिर इंस्पेक्टर राजन उस डस्टबिन मतलब लक्ष्मी को और सीरियसली ढूंढने में लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे सीन में अनुराग कश्यप यानी सेल्वा को दिखाया जाता है और वो अपने साथी सबरी के साथ मिलकर चोरी का काम करते रहता है। पहले ये दोनों पूरी प्लानिंग करके एक ऐसे घर को ढूंढते हैं जिस घर में कोई भी जेंट्स नहीं रहता है या फिर बहुत कम लोग रहते हैं। रात में उस घर में घुसकर वो चोरी करते हैं और घर वालों को मार देते हैं। अगर औरतें या लड़कियां होती हैं तो उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और फिर उन्हें मार डालते हैं। सेल्वा की शादी हो चुकी होती है और इसकी एक छोटी बेटी होती है। ये दोनों तो दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं। लेकिन हमें यह भी दिखाया जाता है कि सेल्वा अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है और अपनी बेटे से वो बेइंतहा प्यार करता है। इसकी बेटी के पीठ के पीछे एक छोटा सा जख्म होता है और सेल्वा रोज इसकी महरम पट्टी करता रहता है। वो अपनी बीवी और बेटी की हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। यहीं पर हम यह भी देखते हैं कि सेल्वा के घर में ही वो डस्टबिन लक्ष्मी है। दूसरी तरफ पुलिस वाले इसी डस्टबिन को तलाश करते हैं। इसी दरमियान एक हेड कांस्टेबल को नला सिफ नाम का एक बंदा नजर आता है जो पुलिस इन्फॉर्मर होता है और वो लक्ष्मी को ढूंढने के लिए उससे भी मदद मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ बेचारा महाराजा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहता है और वो पुलिस वाले महाराजा से काफी सारे काम करवाते रहते हैं। एक दिन जब महाराजा पुलिस स्टेशन पर बैठा होता है तभी वहां पर धना का ओनर आता है। तो धना कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहा था, इसलिए इसका ओनर धना की फोटो लेकर पुलिस स्टेशन पर आता है मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए। तब महाराजा धना की फोटो देखकर फ्लैशबैक को याद करने लगता है। अब सीन थोड़ा पीछे शिफ्ट होता है यानी फ्लैशबैक में। एक्चुअली जिस रात वो काउंसलर बार में बैठकर दारू पी रहा था उस रात महाराजा उस काउंसलर के पास आकर पूछने लगा कि उसकी गाड़ी कल रात कहाँ पर थी, जिस पर काउंसलर बताता है कि उसकी गाड़ी एक मैकेनिक के पास थी और उस मैकेनिक ने गाड़ी भी उसे टाइम पर डिलीवर नहीं की और उसका गिफ्ट में मिला हुआ चश्मा भी चुरा लिया है। उस दिन घर में जब 3 लोग महाराजा को मार रहे थे उस वक्त वो धना की जेब से एक टूल प्लाजा की स्लिप नीचे गिर गई थी, तो उसी गाड़ी के नंबर के हिसाब से ये इस काउंसलर के पास आया था। थोड़ी ही देर में वहाँ धना आकर उस काउंसलर को और उसके दोस्तों को बहुत मारने पीटने लगता है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। क्योंकि उसी सुबह उस काउंसलर ने धना को मारा था, तो काउंसलर को मारने के बाद धना वहाँ से जाने लगता है। तब महाराजा धना को फॉलो करने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद धना को ये समझ में आ जाता है कि महाराजा उसको फॉलो कर रहा है।
और वो फटाफट अपने आदमियों को फ़ोन करके किसी जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहता है। जब महाराजा वहाँ पर जाता है तो धना और उसके साथी महाराजा को पकड़कर बहुत मारने पीटने लगते हैं। यहीं पर हमको यह बात पता चलती है कि जो 3 लोग महाराजा के घर में आए थे उन तीनों में से यह धना भी एक बंदा था। सबको फाइट में हराने के बाद वो बाकी दोनों लोगों के बारे में पूछने लगता है, जिस पर धना कहता है कि उन तीनों में से एक पुलिस वाला था, अगर महाराजा उसे ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। और वो धोखे से महाराजा को जख्मी करके भागने लगता है, जिस पर महाराजा तलवार से जोरदार वार करके उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है, जिससे धना की वहीं मौत हो जाती है। अब हमें ये समझ में आता है कि महाराजा जानबूझकर पुलिस स्टेशन पर आया है, क्योंकि धना ने कहा था कि इन तीनों में से एक बंदा पुलिस वाला भी है। महाराजा पुलिस स्टेशन में रहकर हर एक बंदे की पीठ के पीछे चेक करते रहता है और उसी बंदे को ढूंढता है जिसके पीठ पर कान हो, लेकिन किसी पर भी वो नहीं मिलता है। दूसरी तरफ वो हेड कांस्टेबल और नला सावा ने डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग नई डस्टबिन को बनवाएंगे, हूबहू लक्ष्मी जैसी ही। इस तरह से वो एक बंदे के पास जाकर उसे वैसे ही डस्टबिन बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेल्वा अपनी बेटी के बर्थडे के लिए, जो कि 2 दिन के बाद थी, गिफ्ट खरीदने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है और वहाँ अपनी बेटी के पसंद का ही एक स्पेशल बेहद कीमती रेयर जेम्स वाला गोल्ड चेन और लॉकेट का ऑर्डर देता है। फिर सेल्वा उसकी बेटी अम्मू के बर्थडे के दिन वो लोग सारे मोहल्ले के लोगों को कुछ लंच पर इनवाइट किए होते हैं और सेल्वा ज्वेलरी शॉप से वो चेन लेकर महाराजा के सलून में शेविंग करवाने चला जाता है, जहाँ घुसते हुए वो अपनी बीवी से बात कर रहा था, जिससे महाराजा को पता चलता है आज उसकी बेटी का बर्थडे है। महाराजा सेल्वा से बहुत ही अच्छे से बात करते हुए इसकी ट्रिमिंग करता है, लेकिन सेल्वा उसे डांटने लगता है। इसी दरमियान में ट्रिमर की बैटरीज ख़त्म हो जाने की वजह से वो बगल वाली शॉप पर जाता है बैटरीज लाने के लिए। उसी वक्त सबरी सेल्वा को कॉल करके एक न्यूज़पेपर की खबर के बारे में बताने लगता है कि उनके क्राइम की खबर न्यूज़पेपर में छपी है, लेकिन ऐसा लिखा है कि ये सारी चोरियां और हत्या दूसरे स्टेट वालों ने किया। लेकिन उसे लगता है कि पुलिस वाले जल्द से जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। सेल्वा सबरी को समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्होंने तो एक भी सबूत नहीं छोड़ा। और इस तरह से जब सबरी को समझा कर सेल्वा अपना फ़ोन काटता है तो उसी वक्त वहाँ पर महाराजा उसके पीछे खड़ा होता है और वो, हालांकि महाराजा सेल्वा की सारी बातें सुन चुका होता है, लेकिन ऐसे एक्ट करने की कोशिश करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और वो चुपचाप उसकी ट्रिमिंग करते रहता है। उसके बाद सेल्वा घबराहट में अपनी बेटी के लिए जो सोने की चेन ली थी वो वहीं पर भूलकर चला जाता है। तो दूसरी तरफ सेल्वा के घर में धूमधाम से बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट होते रहते हैं। घर आने के बाद जब सेल्वा अपनी पॉकेट चेक करता है तो सोने की चेन मौजूद नहीं होती है। वो हर जगह ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ महाराजा अपनी दुकान में सेल्वा की सोने की चेन देख लेता है और महाराजा ने ऑलरेडी सेल्वा की बातें सुन लिया था कि आज इसकी बेटी का बर्थडे है, तो सेल्वा के घर के बारे में फाइंड आउट करके उसके घर के पास जाता है उस चेन को लौटाने के लिए। और शॉकिंगली महाराजा के पीछे कुछ पुलिस वाले भी सेल्वा के घर पर आने लगते हैं। ये देखकर सेल्वा और सबरी यही सोचने लगते हैं कि उन पुलिस वालों को महाराजा ने ही इन्फॉर्म किया है और उसने इनके बारे में पुलिस वालों को बता दिया है। पुलिस वाले सेल्वा और सबरी को बहुत मारने पीटने लगते हैं। इसी दरमियान सबरी अपनी गन लेकर पुलिस वालों को धमकाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले सबरी को मार डालते हैं और सेल्वा की वाइफ को पता लग जाता है कि इसका पति कितना घिनौना बंदा है। वो उससे सारे रिश्ते तोड़ देती है और सेल्वा जेल चला जाता है। और अब हमें पता चलता है कि सेल्वा के ये सारे सीन्स एक्चुअली पास्ट के फ्लैशबैक्स हैं और महाराजा जो लक्ष्मी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आया है वो प्रेजेंट के सीन्स हैं। खैर, प्रेजेंट समय में फाइनली वो डस्टबिन हूबहू बन ही जाती है और इंस्पेक्टर वरदा राजन नला सिवा को चोर की तरह एक्टिंग करने के लिए कहता है, मतलब चीज़ तो मिल गई है, अब चोर भी तो होना चाहिए ना। तो उसी रात वरदा राजन महाराजा को कॉल करके दोबारा वही कहानी सुनाने के लिए कहता है,
ताकि यह कहानी नला सवा सुनकर महाराजा के घर पर जाकर उसी तरह से एक्टिंग करे और सीन रिक्रिएट करे। तो एज यूजुअल महाराजा अपनी कहानी को बताने लगता है कि रात के ठीक 10 बजे उसने अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की तरफ निकल गई। चाबी घर के पास ही मौजूद थी। उसने वो चाबी लेकर अपने घर का दरवाज़ा खोला और यहीं पर अब हमें असली सच पता चलता है कि एक्चुअली उस दिन महाराजा अपने घर पर तो आया ही नहीं था, बल्कि उसकी बेटी ज्योति अपने कैंप से वापस आई थी। और महाराजा अब तक जो कहानी बार बार दोहरा रहा था वो एक्चुअल में उसके साथ नहीं, बल्कि उस रात उसकी बेटी ज्योति के साथ हुआ था। घर में जाकर ज्योति अपने कपड़े बदल रही थी और शॉकिंगली उसी घर में 3 लोग छुपे हुए हैं। उसमें से एक बंदा धना होता है और दूसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि नला सिवा होता है, वही पुलिस इन्फॉर्मर, और तीसरा बंदा सिल्वा जो जेल से छूट चुका होता है। एक्चुअली सिल्वा नला सिवा और धना को महाराजा के घर में इसलिए लाता है ताकि यह अपना बदला ले सके, महाराजा को मारे। लेकिन महाराजा के बदले ज्योति बेचारी घर में आती है, जिसकी वजह से वो तीनों इसे बहुत मारते हैं और बारी बारी से कई बार उसके साथ दुष्कर्म भी करते हैं। जबकि दूसरी तरफ महाराजा ज्योति के लिए नए स्पोर्ट्स शू खरीदने के लिए शू शॉप चला जाता है, जिससे कि उसे घर आने में देर हो जाती है। बाद में बहुत देर महाराजा का इंतज़ार करने के बाद उसके ना आने की वजह से ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट डे पर कहानी सुनने के बाद नला शिवा शॉक में रह जाता है। मतलब महाराजा ने जिस तरह से कहानी सुनाई उसी तरह से इन तीनों ने किया होता है। नला शिवा समझ जाता है कि महाराजा ने डस्टबिन के नाम पर केस फाइल किया, इसलिए पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। नला शिवा फिर यही बात सेल्वा को कॉल करके बताने लगता है और बोलता है कि उसे लगता है कि पुलिस वाले उनके बारे में फाइंड आउट कर लेंगे। सेल्वा समझाने लगता है कि वो चिंता ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वो नॉर्मल सी एक्टिंग करते जाए, उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता। अब पास्ट में जब महाराजा वापस अपने घर पर आता है तो ज्योति को इस हालत में देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। फिर तुरंत वो ज्योति को हॉस्पिटल पहुंचाता है और ज्योति उसे अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में पूरी डिटेल में बताती है। बेचारी ज्योति अपने फादर से एक ही विश मांगती है कि वो तीनों कौन थे और उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो कहती है, पापा प्लीज़ मुझे उन तीनों के पास ले चलो। पापा मैं उन तीनों से पूछना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उनका क्या बिगाड़ा। खैर अब प्रेजेंट डे पर वरदराजन और पुलिस वाले नला शिवा और उस फेक डस्टबिन के साथ महाराजा के घर के पास जाने लगते हैं सीन रिक्रिएट करवाने के लिए। घर में आने के बाद वरदराजन कहने लगता है, ये लो भाई तुम्हारी लक्ष्मी हमने फाइंड आउट कर ही ली, अब तुम्हारे पास पैसे तो रेडी है ना। और नला शिवा एक्टिंग करके सीन रिक्रिएट करने लगता है और सारी डिटेल्स बताते रहता है कि नला शिवा और उसकी गैंग कैसे घर में घुसे, कहाँ पर छुपे थे और घर में कुछ नहीं मिला तो डस्टबिन लेकर भाग गए। तो इसी दरमियान में महाराजा नला शिवा को हक करके उसके पीठ के पीछे चेक करने लगता है कि उसके पीठ के पीछे वो कान है या नहीं, और शॉकिंगली इसकी पीठ के पीछे वो कान जैसा उभार होता है। महाराजा नला शिवा से पूछने लगता है कि तुम्हारी उम्र क्या हो सकती है। नला शिवा कहने लगता है कि मैं 50 साल से ऊपर के उम्र का हूँ। तो महाराजा पूछने लगता है, ऐसा करने में क्या तुम्हें शर्म नहीं आई। मतलब महाराजा नला शिवा से इनडायरेक्टली पूछता है कि उसे ज्योति के साथ दुष्कर्म करने में शर्म नहीं आई, और नला शिवा यही कहने लगता है कि ये सब कुछ अनजाने में हो गया, जो हुआ सो हो गया, उसे वह माफ़ कर दे। फिर वरदराजन पूछने लगते कि बोलो महाराजा इसके साथ क्या किया जाए, एफआईआर दर्ज करके जेल में डाल दिया जाए। महाराजा कहने लगता है, नहीं सर इसको छोड़ देते हैं। मतलब महाराजा का प्लान ये होता है कि वो खुद नला शिवा को अपने हाथों से मारे। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि पुलिस वालों को महाराजा के बारे में ऑलरेडी पता होता है। मतलब जब पुलिस वालों ने महाराजा के बारे में इंक्वायरी की थी
तो पता लग गया था कि महाराजा की बेटी ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट है और 3 लोगों ने इसके साथ अत्याचार किया। और इन तीनों में से एक पुलिस वाला भी है जो कि नला शिवा होता है। और पुलिस वाले भी अब तक नाटक करते आ रहे थे और शो कर रहे थे कि वो लोग डस्टबिन को ही ढूंढ रहे हैं। तो वरदाराजन महाराजा के हाथ एक चाकू देकर कहने लगता है कि मार दो इसको, और घर को बाहर से लॉक करके सारे पुलिस वाले घर से बाहर चले जाते हैं। तो महाराजा नला शिवा को मार ही देता है। ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है। बाद में महाराजा को पुलिस वालों से यह भी पता चलता है कि सेल्वा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। वहाँ पर जाकर महाराजा पहले उसके आदमियों को बहुत मारता पीटता है। फाइनली जब सेल्वा महाराजा के सामने आता है तो महाराजा शॉक में रह जाता है, और वो शॉक में क्यों आता है ये भी लास्ट में हमें पता चलेगा। फिर इन दोनों के बीच ज़बरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है और महाराजा सेल्वा के पैर ही तोड़ देता है। सेल्वा कहने लगता है कि मेरे जिस्म के जख्म तो चंद दिनों के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैंने तुम्हें जो जख्म दिया है वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। उसी वक्त वहाँ पर आसिफा ज्योति की पीटी टीचर ज्योति को लेकर आती है। मतलब ज्योति की इच्छा थी कि उसे उस आदमी से मिलना है, उसने उसकी ऐसी हालत बनाई। ज्योति सेल्वा के सामने गोल्ड ज्वेलरी फेंकते हुए कहने लगती है कि इसके लिए ही वो लोग आए थे ना, तो ये ले लो। मतलब ज्योति को यही लगता है कि सेल्वा उसके आदमी घर में पैसे चुराने के लिए आए थे। जब सेल्वा इस ज्वेलरी में अपनी अम्मू के बर्थडे के लिए खरीदा हुआ स्पेशल गोल्ड चेन देखता है तो यह शॉक में रह जाता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब सेल्वा जेल चला गया था तब कुछ दिनों के बाद महाराजा अपनी बीवी और बेटी के साथ सेल्वा के घर पर आया सेल्वा की चेन वापस देने के लिए, जिसे लेने से उसकी वाइफ ने इनकार कर दिया और कहा कि ना जाने कितने लोगों का खून लगा होगा इस चेन पर, मैं इसे नहीं रखूँगी। उसके बाद महाराजा अपनी वाइफ के कहने पर अपोजिट के शॉप में टॉय खरीदने चला जाता है। ये वही सीन है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। दरअसल वह टॉयज सेल्वा की बेटी को देने के लिए ही खरीद रहा था और उसी वक्त एक लॉरी आकर उस घर में घुस जाती है। इस घटना में सारे लोग मारे जाते हैं, सिर्फ उस डस्टबिन लक्ष्मी के अंदर सेल्वा की बेटी ही बच जाती है, जिसे महाराजा गोद ले लेता है। और अब हमें पता चलता है कि दरअसल ज्योति सेल्वा की ही बेटी अम्मू है। अब प्रेजेंट डे पर जब ज्योति जा रही होती तो सेल्वा ज्योति की पीठ के पीछे उसी जख्म को देखता है जिसे वो बचपन में मरहम पट्टी कर रहा था, और यही कारण है कि महाराजा सेल्वा को देखकर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि सेल्वा ने न सिर्फ खुद अपनी ही बेटी को बुरी तरह मारा था बल्कि उसके साथ अपने साथियों को दुष्कर्म भी करने दिया था। फिर सेल्वा महाराजा के पैरों पर गिरकर पूछने लगता है, क्या वो मेरी बेटी अम्मू है? प्लीज़ प्लीज़ मुझे उससे एक बात करने दो। महाराजा कहने लगता है कि ज्योति उसकी बेटी है और वो उसे यह सच हरगिज़ पता नहीं चलने देगा, और महाराजा ज्योति को लेकर वहाँ से ले जाने लगता है। अब सेल्वा के तो दोनों पैर जख्मी हो चुके होते हैं, वो रेंगता हुआ इनके पीछे पीछे जाने लगता है। ये सीन हमें झंझोर के रख देता है और रोने पर मजबूर कर देता है जब सेल्वा को अपनी गलती का एहसास होता है। फाइनली जब वो लोग चले जाते हैं तो सेल्वा बहुत ही गिल्ट फील करता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर वो उसी बिल्डिंग से नीचे गिरकर आत्महत्या कर लेता है। इसी तरह से यह मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।